ओके, सो स्टार्टिंग विद द स्किन। स्किन क्या है, ठीक है ना। हम एक्जिगो यूज करते हैं, स्पेसिफिकली स्किन का हाई प्रोडक्ट है। और पर सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि स्किन में आखिर है क्या। देखो, स्किन जो है ना वो बेसिकली हमारे शरीर का एक नेचुरल प्रोटेक्टिव बॉडी कवर है, ठीक है ना। और आपको ये भी जानकर असमंजस होगा कि इसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। त्वचा का बाह्य आवरण है और इसे एपिडर्मिस नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि ये सीधा वातावरण के संपर्क में आती है, इसीलिए त्वचा जो भी बैक्टीरियाज हैं, जो भी पैरासाइट्स हैं, जो भी वायरस है, वो सीधा इसको मतलब स्किन जो है ये आपकी डायरेक्ट इन रोगजनों के खिलाफ आपको शरीर की सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। तो इसके आप देखेंगे कि स्किन क्या क्या करती है। स्किन का कार्य इंसुलेशन है, आपके शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करती है। टच स्टिमुलस के लिए आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है ना। और मजे की बात क्या है कि स्किन केयर के लिए आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आयुर्वेदिक औषधियां आपके स्किन को अंदर से भी हाइड्रेट करती हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी को भी पूरा करती हैं। बहुत बार आप ऐसे पेशेंट्स देखेंगे जिनका इंटरनल ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है। पेशेंट आपको कंप्लेंट करता है कि मुझे इंटरनल ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है। तो व्हाट इज इंटरनल ड्राइनेस? इंटरनल ड्राइनेस को पहचानने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? 3 कैटेगरीज में जाने की जरूरत है। वात पित्त कफ। हमारा देखिए आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो 3 एलिमेंट्स के ऊपर है, वात पित्त और कफ। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनका जो एक बैलेंस है और इम्बैलेंस है, उससे आपके आयुर्वेद में दोषा या विकृति पैदा होती है, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें ये पहचानना है कि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हमारी जो स्किन है या हमारा जो पेशेंट है उसका जो स्किन है वो किस में फॉल कर रहा है। वात वाली स्किन है, पित्त वाली स्किन है, कफ वाली स्किन है, क्या है, ठीक है ना। अब वात वात वाला स्किन जो है ना वो कैसे आप पहचानोगे? वात मतलब एयर, सिंपल सिंपल। एयर कैसी होती है? सूखी, रफ। तो एयर जब बहुत बढ़ जाएगी, ड्राइनेस बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो जो भी सूखी, खुरदरी, चमकहीन त्वचा, नमी की कमी जिसमें है, जो हाइड्रेटेड नहीं है, वो आपकी वात वात वाली त्वचा है। तो उससे आप इसको पहचान सकते हैं। पित्त वाली त्वचा कौन सी होगी? जिसमें फुंसियां बहुत ज्यादा नजर आएंगी, झाइयां होंगी, सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा होती है, सन के पैचेस होते हैं, चकत्ते होते हैं, ऑयली स्किन बहुत ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं पित्त वाली। पित्त मतलब फायर, ठीक है ना। तो फायर का जहां कहीं भी ऊपर नीचे है, फायर क्या होती है? हीट होती है फायर। तो जहां पे भी आपको लगेगा कि फुंसियां बहुत ज्यादा हैं, त्वचा साफ नहीं है, झाइयां आ रही हैं, सेंसिटिव स्किन हैं, चकत्ते बन रहे हैं, वो आपकी पित्त वाली त्वचा है। फिर कफ वाली त्वचा जो होती है ये बहुत ही ज्यादा डल होती है, ये कॉम्बिनेशन स्किन है। कफ का क्या मतलब है? वाटर। वाटर आप देखते हो ना, पानी क्या होता है? हैवी होता है। आप किसी भी बर्तन में डालो, बर्तन हैवी हो जाता है। तो डलनेस बढ़ जाती है बेसिकली। तो स्किन जो है ना ये हमारे शरीर का सेंसिटिव हिस्सा तो है ही है, इसका सही तरीके से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। स्किन पर आप देखो प्रदूषण पड़ता है, धूल मिट्टी, केमिकल्स, एलर्जन, सब चीजों में स्किन का जो है वो फर्स्ट कांटेक्ट है। इसीलिए स्किन एलर्जीज बहुत जल्दी पेशेंट को हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन देखने को आपको मिलती है, ठीक है ना। स्किन एलर्जी में भी हमने बहुत बात की है, एक्जिमा और सोरियासिस पे हमने बात की थी, है ना। तो इसी कैटेगरी के अंदर जो हम नया स्किन का जो टॉपिक उठाएंगे आज, उसके अंदर बात आती है लुकोडर्मा पे। लुकोडर्मा एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जो आप देखते हो, विटिलिगो भी बोलते हैं इसको, है ना। और त्वचा में सफेद दाग होने वाली ये जो जो भी बीमारी है, इसको हम क्या बोलते हैं? लुकोडर्मा, ठीक है। एक मिनट, ये एनोटेशन आप फिर भी कर रहे हैं, कमाल है। ओके, डन। अच्छा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको देखने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी पेशेंट है जिसको इस तरह के सफेद दाग का कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है स्किन के ऊपर, तो वो लुकोडर्मा का पेशेंट है, ठीक है ना।
तो ये क्वेरी बहुत बार मेरे पास आ रही थी कि हम ल्यूकोडर्मा में कैसे करें, क्योंकि एक्जिमा के ऊपर हमने बहुत काम किया है और हमने उसके ऊपर भी बहुत देखा है, सोरियासिस में भी हमने देखा है कि हमारी मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने में आ रहा है। ल्यूकोडर्मा में कैसे, इस पे बात करेंगे आज। अच्छा, ये जो बीमारी है ना, ये त्वचा में तो होती ही है, लेकिन ये धीरे धीरे सारे शरीर में भी फैल जाती है। शुरुआत में शरीर का थोड़ा हिस्सा सफेद रंग का होता है, फिर धूप में ना, अच्छा कभी कभी जलता भी है। आप ऐसा पेशेंट अगर धूप में जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट का ये जो हिस्से होते हैं, ये धूप के अंदर जलन होती है कई बार इसके अंदर। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कुछ कीड़ी चुभ रही है, पिंस एंड नीडल्स की तरह पेशेंट को ऐसा फील होता है। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। और देखिए बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर होने लग जाता है। सही समय पर अगर इलाज नहीं कराओगे आप, तो क्या होगा कि शरीर के सब हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। और होता क्यों है, क्योंकि त्वचा, हमारी जो स्किन है ना, उसमें रंग द्रव्य होता है। रंग द्रव्य में जब मेलेनिन कम होना शुरू हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। और ये गैर संक्रामक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि आपको, ये कोई पेशेंट है आपसे हाथ मिला रहा है, या आप ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये आपको भी हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता है। ये गैर संक्रामक है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में क्या होता है, जब भी कोई भी सफेद दाग का कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आता है, तो मरीज के चेहरे, होंठ, हाथ, पैर, कोहनी, इन सब जगह में आपको छोटे छोटे धब्बों के रूप में ये पनपता है। अब आप ये देख रहे हैं, जो स्लाइड दिख रही है आपको, इसमें इसके हाथ, पेशेंट के हाथ से शुरू किए है ये। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं पहले, फिर धीरे धीरे इनका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, वैसे वैसे छोटे धब्बे आपस में मिल मिला के आपके बड़े जो धब्बे हैं, उनको ये बड़ा धब्बा बना के इसका सरफेस एरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो अच्छा, इसके टाइप्स भी होते हैं लुकोडर्मा का। तो ये आपको पता चल गया कि लुकोडर्मा है, आपने ये स्टैब्लिश कर लिया कि पेशेंट लुकोडर्मा से पीड़ित है। फिर आपने ये स्टैब्लिश करना है कि इसकी स्किन किस तरह की है, कि इसकी स्किन वात कैटेगरी की है, पित्त कैटेगरी की है, कि ये कफ कैटेगरी की है। वो भी मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद फिर जो थर्ड तरफ जब हम जाते हैं, वो है कि एक टाइप ऑफ विटिलिगो, किस तरह का विटिलिगो है। देखिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक्सटेंट हर एक विटिलिगो का डिफरेंट है। अब आप देखोगे, एक यूनिवर्सल विटिलिगो है। यूनिवर्सल विटिलिगो का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट सभी प्रकार के हिस्सों में प्रभावित हो गया। जो आप स्लाइड देख रहे हो, उसमें जो ये महाशय है सबसे एंड में, उनका यूनिवर्सल विटिलिगो है। यूनिवर्सल मतलब सब जगह सब जगह विटिलिगो आपको फैला मिलेगा। फिर आता है सेगमेंटल विटिलिगो। सेगमेंटल का विटिलिगो का मतलब है सेगमेंट्स में होता है, कुछ कुछ जगह शरीर के हिस्सों में ये आपको मिलेगा। ठीक है। फिर जो आप दूसरे नंबर पे देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है, इसके दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति खड़ा है, वो सेगमेंटल विटिलिगो से प्रभावित है। तो ये शरीर के किसी किसी खास हिस्सों में देखा गया। अधिकतर मामलों में इस तरह का जो सेगमेंटल विटिलिगो होता है वो 1 से 2 साल में बढ़ता है। अच्छा, उसके बाद ये कई बार अपने आप रुक भी जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार विटिलिगो हो गया तो एक बार में ही आपका सारा का सारा बॉडी पेशेंट का वाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार विटिलिगो थोड़ा सा और बढ़ के रुक जाता है वहां पे। ठीक है। देन जनरलाइज्ड विटिलिगो। जनरलाइज्ड विटिलिगो एक सबको सामान्य प्रकार का सफेद दाग होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अच्छा, ये विकसित भी हो सकता है और हो सकता है ये रुक भी जाए। ये दोनों प्रकार से किसी भी तरह से ये देखने को मिलता है। तो ये जो है बेसिकली, ये आपका जनरलाइज्ड विटिलिगो है। ठीक है। अच्छा, फिर फोकल एक्रोफेशियल या फोकल विटिलिगो, ये इसका जो आकार है ये छोटा छोटा होता है। ठीक है ना। और ये बेसिकली आप देखेंगे कि पेशेंट को जब होता है, तो पेशेंट आपको ये बोलेगा कि ये मेरे को सिर्फ कुछ हिस्सों में ही है।
इसी का ही एक सब टाइप होता है एक्रोफेशियल। इसमें सिर्फ आप एक्रोफेशियल मतलब सिर्फ फेस पे पाया जाएगा, सिर्फ चेहरे, हाथ या कभी कभी पैर पे पाया जाएगा, बाकी जगह में ये इतना नहीं पाया जाता। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ सब टाइप्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास दो पेशेंट आते हैं, दोनों के अलग अलग सिम्टम है। कोई एक पेशेंट है उसके सारे शरीर पे विटिलिगो हो रहा है, कोई एक पेशेंट है उसके सिर्फ चेहरे पे विटिलिगो हो रहा है, कोई एक पेशेंट है जिसके सिर्फ आप देखेंगे सिर्फ बॉडी के ऊपर ही विटिलिगो दिख रहा है और कहीं फेस पे नहीं है। तो ये सब टाइप्स हैं, ठीक है ना। और ये आयुर्वेद के आपको वात पित्त कफ का जैसे जैसे आप देखेंगे कि कौन सा एरिया कैसे अफेक्टेड है, उस हिसाब से इन चीजों का एक सेगमेंट बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ विटिलिगो है जो आपको पता होना चाहिए कि फेशियल है, सेगमेंटल है, एक्रोफेशियल है, या फिर ये यूनिवर्सल विटिलिगो है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक पेशेंट है उसको सब तरह का विटिलिगो हो गया, दूसरा पेशेंट हो गया उसको सिर्फ फेस पे ही विटिलिगो है। तो ये कहीं भी कैसे भी हो सकता है। और एक चीज जो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इससे घबराइए नहीं, क्योंकि ये क्वेरी भी बार बार मेरे पास आती है कि हम अगर लुकोडर्मा के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं हमें तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये लुकोडर्मा है ये नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन ट्रांसमिटेबल है, ये आप कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती। तो उसमें आप निश्चिंत रह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लुकोडर्मा क्यों होता है, कारण क्या है लुकोडर्मा होने का। देखो हमारे स्किन में अच्छा आपने ये नोटिस किया होगा, देखो जगह के हिसाब से हर जगह के जो लोग हैं उनका स्किन डिफरेंट होता है। आप बाहर के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया के अंदर ही साउथ के लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन है, नॉर्थ के लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन है, आप ईस्ट में जाइए वहां भी थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन मिलेगा। हर जगह मेलेनिन जो एक पदार्थ होता है हमारे स्किन में, उसका ओवर सिक्रीशन या कम सिक्रीशन होने की वजह से ये आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कोई बहुत ज्यादा फेयर मिलेगा आपको, कोई बहुत ज्यादा आपको डार्क मिल सकता है, कोई सांवला मिल सकता है, कोई बीच का मिल सकता है। तो ये बेसिकली क्यों है, ये मेलेनिन जो है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो स्किन कलर है वो कहाँ पे किधर हमारे में यूज होगा, मतलब कितना स्किन कलर हमारे में बॉडी में होगा। तो ये जो मेलेनिन नाम की जो कोशिकाएं होती हैं ये हमारी त्वचा को बेसिकली एक नेचुरल कलर देती है, ठीक है ना। लेकिन जब भी किसी कारण से ये जो कोशिकाएं हैं ये नष्ट होने लगती हैं, तब ये अपना काम करना बंद कर देती हैं और फिर आपका जो त्वचा का रंग है ये बदलना शुरू हो जाता है। मतलब सिंपल है कि बहुत जो भी कारण है उनकी वजह से आपका जो मेलेनिन का सिक्रीशन है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपके त्वचा के अंदर इम्बैलेंस आने लग जाता है मेलेनिन का, कहीं पे मेलेनिन कम होने लगता है, कहीं पे मेलेनिन ज्यादा होने लगता है। तो उसकी वजह से ये त्वचा पर सफेद धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, कारणों पे आते हैं, क्या कारण है कि लुकोडर्मा क्यों होता है। सबसे पहले तो देखिए विटामिन डी की कमी, ये वन ऑफ द मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से लुकोडर्मा होता है। तो विटामिन डी की कमी है। सेकेंडली तो जैसे मैंने आपको बताया ये मेलेनिन का ऊपर नीचे होना, इम्बैलेंस ऑफ मेलेनिन, मेलेनिन उस एरिया में कम हो रहा है, उसका सिक्रीशन कम हो रहा है मेलेनिन की मात्रा में, और जो इम्बैलेंस हो गया है उसका कहीं पे कम हो रहा है कहीं पे ज्यादा हो रहा है। तो जहां पे भी मेलेनिन की कमी है वहां पे उस एरिया का जो कलर है वो आपकी बाकी स्किन से डिफरेंट हो जाएगा, तो मेलानिन की कमी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा कुछ लोग शराब का बहुत सेवन करते हैं। अब हम हर बात में शराब का सेवन बोलते हैं, अब क्यों बोलते हैं शराब का सेवन, इसके पीछे क्या बात है, ठीक है ना। शराब का सेवन कैसे होगा, अब जब भी कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, ड्रिंक से आपको पता ही है कि लिवर के ऊपर असर पड़ता है। और लिवर जो है उस वो आपके बॉडी को कलर देता है। इसीलिए जब भी आप बहुत ज्यादा आप यू आर ड्रिंकिंग एल्कोहल, तो आपका जो स्किन है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं धीरे धीरे उनका इवन बॉडी भी थोड़ा सा उनका मेलेनिन ज्यादा होने लगता है। तो वो एक चेंज आना शुरू हो जाता है। फिर कई बार जेनेटिक भी होता है, ऐसा भी होता है कि जैसे आप देखें किसी के मदर फादर को हुआ है
तो ऐसे लोगों के इवन बच्चों में भी ये देखने को मिलता है, या किसी के दादा दादी परदादा में भी अगर ये देखा गया है, तो इस तरह का जो चेंज है वो आने वाली जनरेशन्स के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जेनेटिक रीजंस भी लुकोडर्मा के हो सकते हैं। इट इज नॉन कम्युनिकेबल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है, लेकिन जेनेटिकली पास ऑन जरूर हो सकता है। मतलब आपके फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री है, किसी को पहले अगर ये हुआ है, आपके दादा में दादी परदादी परदादा कहीं पे भी हुआ है, तो आपको होने की संभावना काफी हो सकती है। ठीक है, देन थर्मल बर्निंग। थर्मल बर्निंग कोई भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है, कुछ इस तरह के एरियाज में काम करते हैं जहाँ पे पित्त बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे भी ये देखने में मिलता है। अच्छा, कई बार कुछ लोगों को दुर्घटना में चोट लग जाती है, तो वो चोट लगने से उस एरिया का जो मेलेनिन का जो सिक्रीशन है वो इफेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो तब भी देखा गया है कि इस तरह के सफेद दाग हो जाते हैं। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि आपको एक्जिमा हो गया, एक्जिमा में बहुत ज्यादा आपको इचिंग हो रही है। हमने एक्जिमा का टॉपिक उठाया था पिछले से पिछली बार, तो उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि एक्जिमा के अंदर बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशन ऑन द स्किन होती है, और आप देखेंगे कि स्किन की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती है। तो जब भी ऐसा कुछ भी हो रहा है, जब आपका जो स्किन है वो खराब हो रही है, तो उसमें आपका मेलेनिन भी कभी कभी इफेक्ट हो जाता है। सो दिस इज दैट मेलेनिन बेसिकली ना, तो वहां पे आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने में आ सकता है। अच्छा, कई बार कुछ लोगों को अल्सर हो जाता है, ठीक है ना, या छाले पड़ जाते हैं, तो वहां पे भी देखने में आता है कि वो जब ठीक हो जाते हैं छाले, तो वो नीचे निशान छोड़ जाते हैं। देन सोरियासिस, हमने बात की थी, सोरियासिस भी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं जो कई बार इस तरह के दागों को छोड़ जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, और आप स्लाइड पे भी देख रहे हैं, आनुवांशिक मतलब जेनेटिक, व्यवसायत्मक मतलब जो भी थर्मल एरियाज के अंदर लोग काम करते हैं उनको होने की संभावना है, चोट होने की संभावना है, कुछ दुर्घटना में किसी को चोट लग गई है, ऐसे लोगों में लुकोडर्मा देखने को मिलता है। देन मानसिक तनाव, मानसिक तनाव है, देखिए जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि लुकोडर्मा आ गया। कैसे? बहुत ही सिंपल है, देखिए स्ट्रेस आखिर है क्या, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस बेसिकली देखो, ओरिजिनली स्ट्रेस बुरा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस नहीं है, तो आप तो तैयारी ही नहीं करोगे। तो ओरिजिनली स्ट्रेस अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उस स्ट्रेस को छोड़ते नहीं है, जब वो कंसिस्टेंटली हमारे साथ रहता है। जैसे आपकी कार का इंजन ऑलमोस्ट हमेशा ही ऑन रहे, तो आपको कैसा लगेगा? आपका इंजन बैठ जाएगा। सेम ऐसे ही है, जब ऑल द टाइम स्ट्रेस रहता है आपके दिमाग के अंदर, तब वो आपके हमारे जो बॉडी है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। कैसे? अब देखिए, स्ट्रेस जब भी आएगा आपके बॉडी के अंदर, जब भी बॉडी आपकी पहचानती है कि हमें स्ट्रेस आ रहा है, तो ओरिजिनली क्या होता है बेसिकली कि आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है, ताकि अब वो बेसिकली ये जो सब चेंजेस हैं ये आपके बॉडी को तैयार कर रहे हैं किसी पोटेंशियली चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए। तो स्ट्रेस के साथ बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो ऐसे चेंज होते हैं। आपके मसल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टिफ हो जाएंगे उस टाइम पे। जैसे आप कहीं पे जंग पे जाना है तो आप पूरे जोश में होते हो, तो उस तरह से आपका जो मसल है वो स्टिफ स्टिफ होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम अगेन कहाँ आती है? जब हम हमेशा ही उसी कैटेगरी में रह रहे हैं, हम कभी रिलैक्स ही नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रेस हमेशा हमारे दिमाग के अंदर है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारे स्किन के ऊपर हीट बढ़नी शुरू हो जाती है। ये जो हीट है वो, अगर आप देखिए, अगर आपका कुछ जेनेटिक रीजन है इसके साथ, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस आपके जेनेटिक रीजन को थोड़ी सी भी हवा देकर आराम से आपको इसके वल्नरेबिलिटी में डाल सकता है। ठीक है, फिर स्ट्रेस की वजह से कई बार हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं पेशेंट्स के अंदर। आपने हमने बात की थी पीसीओएस के ऊपर जब हमने टॉपिक किया था, तो वन ऑफ द रीजंस आपके हार्मोनल सिस्टम, जो भी फीमेल्स का हार्मोनल सिस्टम है, उसके अंदर जब चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस की वजह से भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, देन वन मोर थिंग इज औषधियों के दुष्प्रभाव। कभी भी कोई भी मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है।
ठीक है ना। स्पेसिफिकली आप देखिए जो कीमोथेरेपी हो गया या रेडियोथेरेपी हो गई, इन सब चीजों की जो भी मेडिसिन होती हैं, अगर वो कोई पेशेंट ले तो उनका भी दुष्प्रभाव रहता है। क्यों? रीजन क्या है? देखिए, कीमोथेरेपी जो है उसका काम क्या है? कीमोथेरेपी का बेसिकली काम है कि आपका जो भी आपके कैंसर सेल्स हैं बॉडी में, उसको नष्ट करना। लेकिन जब कीमोथेरेपी होती है तब कैंसर सेल्स तो नष्ट होते ही हैं, उसके साथ आपके अच्छे सेल्स भी नष्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो, अच्छे सेल्स भी जब नष्ट हो जाते हैं तो बॉडी का जो इम्यूनिटी लेवल है वो तो टोटली डाउन क्रैश हो जाता है टोटल। उसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर भी हीट बढ़ती है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तरह की प्रॉब्लम भी आपको देखने में मिल सकती है। तो बहुत कुछ केसेस में भी ऐसा देखा गया है कि इस तरह का जो एक थेरेपीज हैं या हार्मोनल मेडिसिन दी जाती हैं कैंसर के अंदर, उन मेडिसिन के भी दुष्प्रभाव से लुकोडर्मा या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन जो आपको इस टाइम पे आएगा कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, उसका रीजन है। रीजन ये है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम इसको डर्मी एक्जिगो देकर हम इसको ठीक कर दें। पर अगेन जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको रूट कॉज को पकड़ना बहुत जरूरी है। रूट कॉज को जब तक आप नहीं पकड़ोगे तो आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको रूट कॉज पता होना जरूरी है, क्योंकि डर्मी एक्जिगो है या रक्त शोधक सिरप है, ये सब चीजें आपके सुपरफिशियल लेवल पे काम करती है। तो एक इंटरनल लेवल पे काम करने के लिए, जहां से रोग उपजा है वहां से काम करने के लिए आपको रूट कॉज पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस रूट कॉज को पकड़ लोगे वहां पे, तो आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को देंगे, उससे आपको देखोगे आप पेशेंट को बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब जैसे आपको पता चल रहा है कि पेशेंट को हार्मोनल प्रॉब्लम है साथ, और इसका लग रहा है कि ये लुकोडर्मा हार्मोनल प्रॉब्लम से उपजा है, तो आप उसको हार्मोनल मेडिसिन अगर साथ में लगाओगे डर्मी एक्जिगो के साथ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेम मानसिक तनाव है, आपको लग रहा है कि ये पेशेंट तो जी स्ट्रेस बहुत लेता है साथ में, और स्ट्रेस की वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ गया है, सिंपल न्यूरोशक्ति सिरप लगाओ साथ में। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कॉम्बिनेशन पे बात करना कि व्हाट इज द रूट कॉज। डर्मी एक्जिगो ये सब तो आप दे ही रहे हो, लेकिन क्या होता है उससे? आराम नहीं आता थोड़ी देर बाद। फिर आप बोलते हो ना कि ये मैं दे रहा हूँ, 2-3 महीने दे रहे थे ठीक रहा, उसका फिर ऐसे क्यों? क्योंकि रूट कॉज पे काम नहीं हुआ। रूट कॉज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जड़ जड़ पे काम नहीं करोगे ना, ये प्रॉब्लम्स जिंदगी में नहीं जाएंगी, ठीक होंगी दवाई से फिर आ जाएंगी, बढ़ जाएंगी बीच बीच में। क्यों? क्योंकि रूट कॉज एक ट्रिगर है जो बार बार इसको बढ़ा रहा है। ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है रूट कॉज पे काम करना। ये जो प्रमुख कारण है लुकोडर्मा के, ये बेसिकली दीज आर द रूट कॉजेस ऑफ लुकोडर्मा। तो लुकोडर्मा पे हम जब भी काम कर रहे हैं, हम इम्यूनिटी बढ़ाएंगे ऐसे पेशेंट की। सेकेंडली हम देखेंगे कि हाँ इसका इस पेशेंट का क्या ट्रिगर पॉइंट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये हुआ क्यों। ठीक है ना। तो वो जब आप पकड़ोगे तो उसके साथ में जब आप पेशेंट को मेडिसिन दोगे कॉम्बिनेशन बना के, डेफिनेटली पेशेंट को फायदा होना ही होना है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि आयुर्वेद जो है वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि हमने पेशेंट के एक जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको तो ठीक करना ही करना है, लेकिन उसका जो एक हमें ऐसा भी उसका बॉडी बनाना है कि उसकी बॉडी इम्यूनिटी उसकी अच्छी हो और वो कल को कोई और भी प्रॉब्लम से बच सके। ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान देने में जरूरत है। तो मैं इसलिए आपको बार बार बताती हूँ कि आपको पता चल सके कि बेसिकली आपका जो रूट कॉज है, ठीक है, वो क्या है। गॉट इट। देन सेकंड जो आपका सेकंड इन लाइन आता है ल्यूपस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटिस। इसका भी मेरे पास बहुत ज्यादा आपकी इनपुट्स है कि पेशेंट को ल्यूपस है। अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ, जो भी ल्यूपस के पेशेंट हैं बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते। दिस इज एन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। इसमें आपको बहुत ही केयरफुली पेशेंट को डील करना है, और पेशेंट ऐसा नहीं होता कि आपने दवाई दी साथ के साथ रिस्पॉन्स आ गया, ऐसा नहीं होगा।
ल्यूपस में टाइम लगता है पेशेंट को ठीक होने में। पहले समझते हैं ल्यूपस है क्या। ल्यूपस देखिए एक लंबे समय तक रहने वाला सूजन और जलन संबंधी रोग है। पहले तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अच्छा होता क्यों है ये, जैसे मैं आपको भी बता रही थी ऑटो इम्यून है। देखिए ऑटो इम्यून को भी समझने की जरूरत है। व्हाट इज ऑटो इम्यून? इम्यून तो हमें पता है ना, अभी हमने बात की लूकोडर्मा की, कि जी लूकोडर्मा जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो हमारा डाउन हो गया, ठीक है ना। ये तो समझ आ रहा है आपको। अब इम्यूनिटी लेवल डाउन हो गया, लेकिन ल्यूपस में क्या हो रहा है कि इम्यूनिटी इसकी ठीक हो गई पेशेंट की, लेकिन इम्यूनिटी हम इसकी जैसे ही बढ़ाते हैं वो अपने आप को अटैक कर देता है। मतलब ये इम्यूनिटी बढ़ाने से इस पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको इसमें खास ख्याल रखना है कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली मेडिसिन नहीं देनी है, इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। और जलन होती है, इसमें सूजन होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है और अपने ही अंगों को नुकसान देने लग जाती है। और इसकी वजह से जो भी सूजन या जो भी जलन आपको देखने में मिलती है वो बॉडी को भी प्रभावित करती है, बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रभावित करती है, आपकी जो प्रणालियां हैं उनको भी प्रभावित करती है। और इसके जो भी जोड़ है वो आपका जो जो भी स्किन है, आपका किडनी हो गया, आपकी जो ब्लड वेसल्स हो गई, ब्रेन है, हार्ट है और लंग्स है, इन सब के ऊपर इसका कहीं ना कहीं कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को भी आपको देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपने ये गलती कर दी कि आप ऐसे पेशेंट का इम्यूनिटी बढ़ा दिया है तो उसके इन में से किसी भी ऑर्गन के ऊपर साइड इफेक्ट आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस स्पेसिफिकली इन डीलिंग विद ल्यूपस पेशेंट, क्योंकि हमारा मोटिव पेशेंट को नुकसान दिलाना नहीं है। बेसिकली हमारा ये है कि वो पेशेंट ल्यूपस से मुक्त भी हो जाए एंड सेकेंडली कोई और प्रॉब्लम उसको ना आए। तो इसमें बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। और एक और चीज है कि इसका जो निदान है ना, इसको पहचानना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके लक्षण और जो भी इसके संकेत हैं वो कई बीमारियों की तरह दिखते हैं, लेकिन विशेष लक्षण अगर आप इसका पहचान लोगे तो आप बहुत ही आराम से इसको आप पहचान सकते हैं कि ये ल्यूपस है, ठीक है ना। कैसे? देखिए सिंपल लक्षण है इसका, चेहरे के जो भी दोनों तरफ है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ये चेहरों के दोनों तरफ इसके अंदर गालों पर लाल और सफेद रंग के बाद इस तरह तितली के पंख जैसी ये आकृति बनती है। अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी आकृति सबके ही मिल जाएगी, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको इस एरिया में दिख जाएगा कि दोनों तरफ में ये प्रॉब्लम बन रही है। जरूरी नहीं कि पूरी तितली आपको ऐसे नजर आए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स के शुरू होता है धीरे धीरे, तो ऐसा हो सकता है कि उनको अभी सिर्फ शुरुआत में थोड़े लक्षण आ रहे हो। अच्छा ल्यूपस को हम एसएलई भी बोलते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस, ठीक है। तो इस तरह के लक्षण, तो ये एक कार्डिनल सिम्टम है जो आप देख सकते हैं, इससे ल्यूपस की पहचान होती है, ठीक है। अच्छा लक्षण भी दो तरह के लक्षण एक जैसे नहीं होते। कईयों में क्या होता है कि इस तरह के संकेत लक्षण अचानक से या धीरे धीरे विकसित होते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी ये लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं या सॉफ्ट भी हो सकते हैं, कभी कभी स्थायी होते हैं, कभी अस्थायी होते हैं, मतलब कभी कभी टेम्परेरी होंगे, कभी कभी परमानेंट होंगे, तो इस तरह से देखने में आता है, ठीक है। तो लक्षण इसके सिंपल है जो देखने में मिलते हैं कि चेहरे पर आप देखोगे तितली के पंखों की तरह तो है ही है आकार, उसके अलावा आपको क्या दिखेगा? कॉमन सिम्टम्स फटीग एंड हेडेक, बहुत ही आम सिम्टम है फटीग और हेडेक। अगेन पेशेंट को एक बहुत ही हमेशा थका थका फील होना, सिर दर्द बार बार होना, फिर मुंह में अल्सर्स होना बार बार, ये एक रीजन है कि अनएक्सप्लेन्ड अल्सर होते हैं। कई बार पेशेंट को लगता है क्यों हो रहा है अल्सर, तो ये एक बार बार अल्सर होना इस तरह से, ठीक है ना, देखने को मिलता है। फिर देखिए वही मैं बात कर रही हूँ ना कि बटरफ्लाई रैश अगर पूरा नहीं है तो ये एडिशनल सिम्टम और हैं साथ में। जॉइंट पेन्स हो जाते हैं ऐसे पेशेंट को, कई बार हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, लंग्स में पानी भर जाता है, फोटो सेंसिटिविटी होती है। अगर ऐसे पेशेंट को आप धूप में लेके जाओगे ना, वो कहेगा मैं धूप में बाहर नहीं जा सकता।
वो जैसे ही धूप में बाहर जाएगा उसकी स्किन के ऊपर, उसके फेस के ऊपर जलन होने लग जाती है, पिन्स एंड नीडल्स की तरह उसको इस तरह में प्रॉब्लम मिलती है। फिर वेट गेन, वेट लॉस दोनों ही देखे गए हैं इसके साथ। ये कुछ कॉमन सिम्टम है जो आपको देखने को मिलेंगे। पर मेन अगेन सिम्टम क्या है कि चेहरे पर जो तितली के पंखों के आकार का जो दाग बनता है वो चेहरों के दोनों गालों पे और नाक के ऊपरी हिस्से को कवर करता है। तो वो एक कॉमन सिम्टम है। कई बार एक तरफ भी देखने को मिलता है पर वो धीरे धीरे दूसरी तरफ फैल जाता है, ठीक है ना। फिर जब भी पेशेंट धूप के संपर्क में आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि उसको बदतर हो जाएगी उसकी स्किन, घाव बनने शुरू हो जाएंगे धूप के संपर्क में आके। तो इस तरह से देखने को मिलता है। अच्छा, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है या बहुत ज्यादा ठंड के संपर्क में पेशेंट आ गया है तो हाथों और पैरों की उंगलियां नीली होनी शुरू हो जाती हैं। ये इस तरह का सिम्टम भी देखने में आता है कभी कभार। थकान वगैरह तो हमने बात की है, बार बार अनएक्सप्लेन्ड फीवर आता है, छाती में दर्द आना शुरू हो जाता है, आंखें सूखनी शुरू हो जाती हैं, जोड़ों के दर्द में अकड़न आनी शुरू हो जाती है, अच्छा सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को आते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज ये जो सारे सिम्टम है बेसिकली ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्योंकि ल्यूपस जो है वो आपके अंदरूनी ऑर्गन्स के ऊपर भी वार करता है, स्पेसिफिकली जब आपका इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाए तब। तो इसीलिए बहुत केयरफुल रहना है। मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि पेशेंट को आपको बहुत ध्यान से ट्रीट करना है कि अगर उसका थोड़ा भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया अगर, तो फिर वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स में प्लूरिसी, जॉइंट पेन, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो दे सकता है। सो आपको इस चीज में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब कॉजेस क्या है, ल्यूपस होता क्यों है, इसके ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं। तो पहला कॉज तो वही है कि इम्यूनिटी आपको अटैक कर रही है, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी जब भी आपके टिश्यूज कर रही है विकसित हो जाता है। फिर धूप, धूप या यूवी रेज कह सकते हैं आप, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से जो स्किन है उसके ऊपर ल्यूपस और घाव बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, धूप जो है बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनके अंदर जो इंटरनल उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको ट्रिगर करती है, ठीक है ना। फिर संक्रमण, इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हुआ है उसकी वजह से भी ल्यूपस ट्रिगर हो सकता है। फिर कई बार कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जैसे एंटी सीजर मेडिकेशन है, एंटीबायोटिक्स है या ब्लड प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में खा के ऐसा हो गया, बहुत ही लंबा यूजेज बिना किसी डॉक्टर से पूछे हुए अगर आप इस तरह का मेडिसिन खा रहे हैं तो उनके एक साइड इफेक्ट से भी ऐसे हो जाता है, ठीक है। फिर अच्छा, ल्यूपस का खतरा ऐसा भी है कि महिलाओं को ऐसा देखा गया है कि ज्यादा होता है देन कंपैरेटिवली टू द मेल्स, और 25 से 40 साल की उम्र में ये ज्यादा देखने को मिलता है। अगेन स्लाइड के ऊपर आते हैं। स्लाइड में आप देख ही रहे हो, जेनेटिक्स अगर है सेम एज, मतलब आपके दादा परदादा किसी को भी अगर ल्यूपस हुआ है तो आपको भी होने की एक संभावना है। ऐसे पेशेंट का भी आपको जेनेटिक जो है वो बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। कई बार कुछ पर्टिकुलर रेसेस में भी देखा गया है कि ल्यूपस ज्यादा देखने को मिलता है। 15 से 45 या 20 से 40 की उम्र में इसका ज्यादा एक इंडिकेशन है, ठीक है। देन स्मोकिंग का कुछ है, अगर कुछ लोग स्मोक ज्यादा करते हैं उन लोगों में भी इसका एक पैरामीटर ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से ल्यूपस ट्रिगर होता है। अब हम आते हैं बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस पे। क्या क्या हो सकता है अगर पेशेंट को ल्यूपस है ऑलरेडी और बिगड़ा हुआ ल्यूपस है, तो आप कैसे उसको, मतलब क्या क्या हो सकता है। क्योंकि कई बार अगेन मैं वही बोल रही हूँ, अब जैसे पेशेंट है उसको ल्यूपस की वजह से जैसे आप देख रहे हो कि जॉइंट्स में पेन आता है, तो अगेन आप ऐसे पेशेंट को देखो वातारी वगैरह खिलाते रहोगे, आपको भी इसको आराम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसका वो तो देखा नहीं कि उसको जॉइंट पेन है क्यों, उसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज अगर उसका ल्यूपस है तो आपको ल्यूपस का उसका इलाज करना पड़ेगा। तो ये चीज रूट कॉज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को किस चीज से प्रभावित, क्या चीज प्रभाव कर रही है, ठीक है। तो ल्यूपस से होने वाली जो भी देखो जलन है, सूजन है, वो शरीर के बहुत अंगों को प्रभावित करती है। अब सबसे पहले किडनी से शुरू करते हैं। ल्यूपस जो है वो किडनी को सीरियस प्रॉब्लम दे सकती है। और ल्यूपस के दौरान जितने लोग हमने देखे हैं जो अफेक्टेड होते हैं
उनके अंदर किडनी अफेक्ट होने की काफी एक हिस्ट्री देखी गई है। और एसोसिएटेड सिम्टम उनके क्या होते हैं कि किडनी तो गड़बड़ हो ही रही है, आरएफटी गड़बड़ हो रहा है, साथ में उनको खुजली हो रही है, वॉमिटिंग लग रही है, छाती में दर्द हो रहा है, इडीमा हो रहा है, तो इस तरह से किडनी को अफेक्ट करता है। फिर ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो मस्तिष्क है और केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली है उसको भी ल्यूपस प्रभावित करता है। तो सिर दर्द हो गया, चक्कर आना, ठीक है ना। और कई बार ब्रेन फॉग होता है। ब्रेन फॉग होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप पेशेंट से बात करोगे, पेशेंट अपने ही किसी एक जोन में है, पेशेंट को पता नहीं चल रहा है कि मैं बात समझने में काबिल नहीं होता पेशेंट। आप उसको एक सिंपल बात भी बताते हैं तो उसको समझ नहीं आता। तो इस तरह से जो समस्याएं ये उत्पन्न होती हैं। फिर ब्लड एंड ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अनीमिया हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह से ये देखने को मिलती है, ठीक है ना। फिर लंग्स, लंग्स एक सेकेंड ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो ल्यूपस से बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, क्योंकि लंग्स में सूजन और जलन की संभावनाएं ल्यूपस से बढ़ जाती है, ठीक है। तो निमोनिया भी देखा गया है, ऐसे लोग निमोनिया के लिए भी सेंसिटिव हो जाते हैं इस तरह का प्रॉब्लम आने में। फिर इन्फेक्शंस पे जैसे हमने बात किया, इन्फेक्शन अगर हुआ है, इन्फेक्शन एक ल्यूपस का एक कॉज रहा है, तो आगे भी इन्फेक्शन से एवियन होने की एक टेंडेंसी होती है। एवियन तो आपको काफी पेशेंट्स आते भी हैं, तो आपको पता ही है कि ये हड्डियों के लिए बहुत ही घातक होता है, ऊतक नष्ट हो जाते हैं इसमें। बेसिकली एवियन इज बोन टिश्यू डेथ, ठीक है ना। तो ये जो नेक्रोसिस है, इससे हड्डियों में खून की आपूर्ति कम हो जाती है, और इसका जो हड्डियां हैं वो छोटी छोटी टूट फूट तो होती है, और अंत में हड्डी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस जो है वो भी ल्यूपस की ही वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपको ल्यूपस रिलेटेड कोई भी पेशेंट है तो उसका कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है ताकि, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, अगर आप ल्यूपस पेशेंट ट्रीट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसका लंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको ल्यूपस डर्मी और एक्जिगो तो चलो आप दे ही रहे हो उसको ट्रीट करने के लिए, साथ में आप उसको थोड़ा सा एक कवर लगाइए लंग्स के लिए, ठीक है ना। तो उसमें आप एलडी टार डाल सकते हो, तो उससे पेशेंट को एक बेनिफिट होगा साथ में। फिर अगर आपको लग रहा है कि ये जो पेशेंट है उसके ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीबकथॉर्न लगा सकते हैं, उससे पेशेंट को बेटर लगेगा। फिर लग रहा है हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बन रहा है, साथ में कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, थोड़ा हृदुरक्षक रस अगर आप लगा देंगे साथ में, तो पेशेंट का एक वो कॉम्प्लिकेशन वहीं के वहीं हल हो जाएगा, ठीक है। तो ल्यूपस पे बात हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करें अर्टिकेरिया पे। अर्टिकेरिया इज शीत पित्त, ठीक है ना। तो ये भी काफी कॉमन है अर्टिकेरिया, ये भी हमें मालूम है, इट इज अ स्किन एलर्जी। पर शीत पित्त एक ऐसा चर्म रोग है जो ज्यादातर एलर्जी के कारण होता है, और सर्दियों में बहुत से लोगों को ये समस्या हो जाती है। और होती क्या है, शरीर में गहरे लाल रंग के छोटे छोटे चकत्ते उभर आते हैं, ठीक है ना। आपने देखे होंगे कि उभरे हुए चकत्ते जब देखने को मिलते हैं, दफ्फड़ बोलते हैं कई बार कुछ लोग, तो इस तरह से देखने मिलते हैं। इसमें बहुत तेज खुजली होती है, और कई बार इतनी ज्यादा खुजली होती है कि पेशेंट को जलन होने लग जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है वो अर्टिकेरिया का साइन है कि चकत्ते होना और साथ में दफ्फड़ होना। शरीर में बेसिकली जब पित्त बहुत बढ़ जाता है, फायर बहुत बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तब ये प्रॉब्लम आती है। और इसका जो रीजन है वो है फूड इनडाइजेशन। खाना जब आप गड़बड़ खा रहे हो, खाना पच नहीं पा रहा है, एसिडिटी हो रही है, कब्ज बन रही है, गैस की समस्या हो रही है, तो ये जो सारा जो इनडाइजेशन से जो आपका पित्त इकट्ठा होता है बॉडी में, पित्त खराब होता है बॉडी में, वो सारा आपके स्किन के ऊपर आ जाता है। अच्छा, बहुत लोगों का स्किन सेंसिटिव होता है, डस्ट एलर्जी, उससे भी दफड़ पड़ जाते हैं। तो ये आप देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इस तरह से ये रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को खतरनाक ईचिंग हो रही है, इसके अंदर जलन हो रही है साथ में। और कई बार पेशेंट दवाइयां भी खाता है, थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, लेकिन कई बार दवाइयों के भी आगे रिएक्शन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म दवाइयां हैं, उनसे भी इस तरह के चकत्ते, इस तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका जो रूट कॉज है अगेन, दैट इज अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ये देखिए, और मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, इस तरह के दफ्फड़ आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा इची होते हैं, बड़ा दफ्फड़ है ये छोटे छोटे दफ्फड़ हैं, बहुत ज्यादा इच करते हैं, ये पेशेंट परेशान हो जाता है। फिर अच्छा, इसकी भी कुछ सब टाइप्स हैं। अर्टिकेरिया भी दो तरह का होता है, एक है एक्टिव अर्टिकेरिया, और इसमें क्या है, एलर्जिक रिएक्शन जो है 6 हफ्ते या उससे कम रहता है। और इसका जो एक्सटेंट है इस तरह के अर्टिकेरिया का, चेहरा, गर्दन, उंगलियां, पैरों की उंगलियां, इनको ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है ना। और ऐसा कई बार इतनी ईचिंग होती है कि खून भी निकलने लगता है, और खुजलाने से और बढ़ता जाएगा, तेजी से फैलता रहेगा। तो ये इसका, इस रोग के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण तो है जो शरीर में हिस्टामिन नाम का जो एक पदार्थ होता है, वो उसका इम्बैलेंस होना, वो टॉक्सिसिटी हो जाती है। और टेम्परेचर का एक परिवर्तन होना, ये सेकंड एक रीजन है। सामान्य कारण है, क्योंकि सर्दियां जब भी होती है तो हम चलते हैं या कुछ भी स्वेटिंग आ रही है हमको, तो ठंडे से गर्म होना, इस तरह के टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर ये शीतपित्त उभर आता है। सेम वे गर्मी में अगर आप गर्म सर्द हो रहा है, आप गर्मी से ठंड में आ रहे हो, तब भी जो ये टेम्परेचर सिस्टम है ये आपको गड़बड़ करता है। फिर पाचन तंत्र का गड़बड़ी, जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है, तब भी आपके जो शरीर में जो गर्मी हो जाती है उससे ये बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो ये दो तरह का है जो मैं बता रही थी आपको, कि एक तो एक्टिव है कि बहुत हुआ और बहुत 6 हफ्ते में ठीक हो गया, एंड सेकेंड होता है जो जल्दी ठीक नहीं होता, बहुत देर तक रहता है। अच्छा, कई बार हम इसको हाइव्स के नाम से भी पहचानते हैं। कई बार कुछ पेशेंट मिलेंगे आपको, वो ऐसे बोलेंगे कि हमें हाइव्स हो गए हैं। तो वो हाइव्स क्या है, वो अर्टिकेरिया ही है बेसिकली। तो उसको आप ऐसे, जो मतलब ट्रीटिंग का, जब आप ट्रीटिंग पे आते हैं तो आपने ये देखना है कि अगर कुछ भी अर्टिकेरिया है, सिम्टम्स क्या हैं। धप्पड़ पड़ रहे हैं जिसका एक क्लियर बॉर्डर है, ठीक है ना। रेडनेस बहुत हो रही है, इचीनेस बहुत ज्यादा हो रही है, रैश हो रहा है। अच्छा, रैश को भी ऐसा होता है, रैश को अगर आप प्रेस करोगे ना तो ये व्हाइट हो जाएगा, स्किन वाइट दिखती है। तो ये इस तरह से आपको देखने में को मिलेगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि कुछ भी अगर अर्टिकेरिया इस तरह से आपको दिखता है, तो वो ये जो अर्टिकेरिया है इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे। इसके अंदर डर्मी, एक्जिगो बिल्कुल लगा सकते हैं। साथ में कॉम्बिनेशन बनाइए, एक इम्यूनिटी प्लस का एक कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं पेशेंट को। उससे क्या, इम्यूनिटी प्लस हम क्यों देते हैं, इम्यूनिटी प्लस जो है वो पित्त शामक है, फायर कम करता है बॉडी में से। सेकेंडली, इम्यूनिटी प्लस या लिवसिड है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो आप, जब हम अगेन रूट कॉज देख रहे हैं, तो डाइजेशन के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो ऑब्वियसली डाइजेशन रिलेटेड, अगर कोई पेशेंट को डाइजेशन रिलेशन की वजह से अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऑब्वियसली वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम कॉम्बिनेशन में मेडिसिन देते हैं, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली बताने का अर्थ ये है कि आप जब भी डर्मी दे रहे हैं, एक्जिगो दे रहे हैं पेशेंट को, और बार बार आप कंप्लेन करते हैं कि मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग भी हैं जो मेरे पास बहुत अप्रिशिएशन आती है कि एक्जिगो स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट है, उससे बहुत लोगों का एक जो लॉन्ग टर्म एक्जिमा है या लॉन्ग टर्म सोरियासिस है, उसमें बहुत फर्क पड़ रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि वो सब लोग कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दे रहे हैं जैसे मैंने उनको बताया। तो आप कॉम्बिनेशन में दवाई दीजिए, डेफिनेटली फायदा करेगी। एंड अर्टिकेरिया इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल। सो ऐसा मत सोचिए किसी और को धप्पड़ है आपको भी हो सकता है उससे, ऐसा नहीं है। ये एक आपकी बॉडी का इंटरनल जो हीट है उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्किन टुडे। मेरे ख्याल से काफी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अब आप जब भी कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिले, तो आप एक्जिगो, डर्मी के साथ आप उसका कॉम्बिनेशन बनाइए और पेशेंट को दीजिए। रूट कॉज पे खास ध्यान रखिए कि रूट कॉज को ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके साथ ही मैं मीटिंग को एंड करती हूँ, क्योंकि कमल नारायण जी इज traveling somewhere. So see you next week, Wednesday. Thank you.